हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग वेक्टर का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिक्स थोड़ा और भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा पार्ट होगा ज्योमेट्रिकल पार्ट होगा, फिर इसके बाद जो होगा एनालिटिकल पार्ट आएगा। एनालिटिकल मतलब मैथमेटिकल पार्ट आएगा। ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। बेसिकली ये जो हिस्सा है यहाँ पे आपको थोड़ा सा डायरेक्शंस के बारे में नॉलेज दी जाएगी। ठीक है, कि कैसे डायरेक्शंस किस तरीके से होता है, तो हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे मैंने दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और इस दोनों वेक्टर्स को ट्रायंगल में एक अरेंज करके इसका मुझे एडिशन निकालना है। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इसको निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। ये वेक्टर ए है, ठीक है, और b है, तो b को ऐसे पैरेलली हम ऐसे शिफ्ट कर देंगे इसके हेड की तरफ, ऐसे। ठीक है, तो करते क्या है कि हमेशा वेक्टर जो होता है जब शुरुआत किया जाता है उसके टेल से, और वो मतलब उसके टेल से शुरुआत होगा जिससे वो वेक्टर जाएगा, और उसके हेड से दूसरे वाले का मतलब जो दूसरा वेक्टर वहाँ पे लगा हुआ है दूसरे वाले का टेल जुड़ा होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरे वाले का, फिर उसके बाद हेड से फिर टेल, फिर हेड से टेल मिलते जाना चाहिए। ठीक है, और जो लास्ट में जो वेक्टर मिला हो, मान लीजिए हमने दो ही अभी लिया है, तो जो इसका लास्ट वाले का जो हेड है और जो फर्स्ट वाले का जो टेल है, वहाँ से एक एरो ड्रॉ करेंगे हम ऐसे, और यही होगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, यही होगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि रिजल्टेंट वेक्टर तो ये है। तो देखिए रिजल्टेंट कभी कभी क्या होता है कि रिजल्टेंट वेक्टर का आपको डायरेक्शन पूछता है, मतलब दो वेक्टर्स के बीच का डायरेक्शन नहीं पूछ रहे हैं, दो वेक्टर्स के बीच का डायरेक्शन हम नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन पूछा जाता है। तो मान लीजिए अगर इससे हम लेना जा रहे हैं इस वाले वेक्टर से, तो लेट्स सपोज दैट ये जो होगा रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा, जिसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, जो कि हम लोग निकालेंगे भी कि कैसे ये निकाला जाता है। ठीक है, तो ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं है, ये रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल है विद द ए वेक्टर। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों के बीच का जो डायरेक्शन, जो बीच का जो एंगल होगा, जो ए और के बीच का एंगल होगा, ए और वेक्टर बी के बीच का, वो कौन सा होगा आप खुद ही देखो। मैंने आपको हमेशा कहा है कि दोनों का टेल से टेल मिला होना चाहिए, या फिर दोनों का हेड से हेड मिला होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा इसको आगे करेंगे, तो जब आगे करेंगे तो यही आगे जा कर के कुछ, मतलब मैं ऐसे बना दे रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए, ये बी वेक्टर है और थोड़ा सा इसको आगे लेके चले गए, तो लेट ये ए वेक्टर, तो ये जो होगा यही थीटा एंगल होगा, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये जो होगा इसके बीच का एंगल होगा। ठीक है, दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा। ठीक है, तो ये हो गई इसकी बेसिक्स पार्ट। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो इसको लिखते हैं R इक्वल टू A प्लस बी वेक्टर। ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म है। ठीक है, अभी इसमें ज्योमेट्री कोई मैथमेटिक्स हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, राइट। ठीक है, इतना बात सही है। ठीक है, अब देखिएगा, ठीक है, नोट करते जाइएगा। ठीक है, बहुत आसान सा लेक्चर है ये वाला। अब देखिए थोड़ी सी इसमें एक छोटी सी बात है, देखिएगा, सुनिएगा। ये वेक्टर इस तरीके से है, तो मान लेते हैं कि ये वेक्टर ऐसे गया, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो मैंने ये डायरेक्शन न बना करके, मतलब मैंने इधर से रिजल्टेंट न बना करके, मैंने क्या कर दिया कि ऐसे बना दिया, यानी कि एक सर्कल की तरीके से, जैसे होता है ना कि घूम करके वहीं पे आ जाना, इस इनिशियल पॉइंट, मतलब एक ऐसे गए फिर वापस से उसका, यानी कि जो लास्ट वेक्टर है वो उसका हेड अगर फर्स्ट वाले से कोइंसाइड कर जाए तो उनका रिजल्टेंट जो होता है 0 होता है।
इसको सी मान लेते हैं, तो यहाँ पे होगा ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर जो होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को पलट दें और इस तरीके से कर दे तो वही रिजल्टेंट हो जाएगा, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको ये समझ नहीं आया कि ये कैसे 0 हो गया, तो देखिए प्रूफ कर सकते हैं हम इसको थोड़ा सा मतलब कैसे प्रूफ कर सकते हैं, देखिएगा ज़रा। मैं इसी को क्या करता हूँ, यहीं पे मैंने, अब ये आगे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसको रफ कर दे रहे हैं हम। ठीक है, वो चीज़ कैसे प्रूफ हो जाएगी कि 0 कैसे हो जाएगा भाई, देखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो मैंने रिजल्टेंट वेक्टर जो ऐसे था मैंने उसी को ऐसे बना दिया। ठीक है, तो इसको माइनस आर बोल सकते हैं, माइनस आर। और आर क्या था, आर इक्वल टू ए प्लस बी था, है कि नहीं। तो अगर मैंने यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो ए, तो यहाँ पे जो माइनस आर लिखा हुआ है उसकी जगह पे सिर्फ और सिर्फ देखिएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, और मैं ये कह रहा हूँ कि इसको भी अगर मैं ऐड कर दूँ तो माइनस आर वेक्टर इक्वल टू 0, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, और इसको उसका उधर लेके जाएंगे तो वैसा बन जाएगा। ठीक है, तो चलो आर की जगह पे मैं ये रख देता हूँ। ठीक है, ए प्लस बी वेक्टर माइनस की जगह पे मैं ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है, क्या रखने पे सच में 0 हो रहा है कि मतलब ऐसे ही हो रहा है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर और ये माइनस, तो ये वाकई में 0 हो रहा है। ठीक है, तो मतलब सही है, ऐसे जब हम करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब भी ऐसे एक पूरा एक सर्कल में हम घूम फिर करके वहीं पे आ जाए तो क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। अभी क्या है कि हम ज्योमेट्री से समझ रहे हैं। ठीक है, कोई इसमें अभी बहुत ज़्यादा वो अभी कॉम्प्लिकेशन नहीं आया है। ठीक है, जब हम इसमें ज्योमेट्री जब मैथमेटिक्स इंक्लूड करेंगे तो थोड़ा सा मतलब फॉर्मूले आएंगे, तो वो भी बहुत ईजी है, वहाँ से फिर आपको मतलब क्वेश्चंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अभी रफ करते हैं। ओके, तो इतना चीज़ मुझे समझ आ गया। ठीक है, मैंने एक चीज़ आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाई थी कि ए प्लस बी वेक्टर ये तीनों अनइक्वल वेक्टर है लेकिन प्लेन में है। देखिएगा, एक ए वेक्टर है, अभी जो मैंने बनाया बी वेक्टर, और ये सी वेक्टर था, तो इसी को मैंने आर बनाया, आर बोला है। ठीक है, आर, लेट्स सपोज दैट आर वेक्टर। ठीक है, अगर इसी को पलट देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, आप ये मुझे बताओ कि क्या अगर ए प्लस बी वेक्टर है, ए और प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट आर वेक्टर है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसका रिजल्टेंट प्लेन से बाहर है? नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्लेन में ही होना चाहिए, प्लेन में ही, यानी कि ये तीनों वेक्टर्स जो हैं अनइक्वल वेक्टर्स हैं। तो 3 अनइक्वल वेक्टर्स को अगर रिजल्टेंट 0 करना है तो उसके प्लेन में ही होना पड़ेगा, उसके प्लेन में ही थर्ड वेक्टर होना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि 3 अनइक्वल वेक्टर का अगर रिजल्टेंट चाहिए 0 तो वो उसके प्लेन में ही होना पड़ेगा। प्लेन के बाहर होगा तो रिजल्टेंट उसका 0 नहीं होगा। यही मैंने आपको कल समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर, अगर यही वेक्टर ऐसे हो जाता तो 0 नहीं हो पाएगा ना, वो वेक्टर कोप्लेनर ही होगा। सॉरी, ठीक है, ये वेक्टर्स जो है वो कोप्लेनर ही होगा। कोप्लेनर 3 अनइक्वल वेक्टर अगर कोप्लेनर हैं तभी उनका सम 0 हो पाएगा। ठीक है, तीनों वेक्टर्स का। ठीक है, बेसिक बात है, बहुत आराम से चल रहे हैं। ठीक है, तो ये था पूरा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब ये देखिए, आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि इस चारों में से कौन सा सही है। ठीक है, और ये वेक्टर्स दिए गए हुए हैं, तो आपको एक बार b प्लस सी देखना है, निकाल करके देखना है, d प्लस सी निकालना है, फिर d प्लस ई और फिर b प्लस
ई निकाल करके देखना है कि क्या कौन सा इसमें एफ वेक्टर की डायरेक्शंस के इक्वल है, ठीक है। तो बहुत इजी है, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो बी है, तो बी किधर है भाई, ये है, तो बी ऐसे है, और सी कहाँ है, वो है, और सी ऐसे है। तो एफ वेक्टर मतलब कुछ इस तरीके से रिजल्टेंट वेक्टर आना चाहिए, ठीक है। एफ वेक्टर आना चाहिए, मतलब एफ वेक्टर आना चाहिए, पर है ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ है, तो ये नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब ये आते हैं, तो डी प्लस सी, तो डी कहाँ है, ये है, और सी वेक्टर कहाँ है, वो है। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे आएगा। तो क्या ये एफ वेक्टर के इक्वल है, नहीं, वो तो एफ वेक्टर तो ऊपर गया है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देख लेते हैं डी वेक्टर, तो डी वेक्टर ऊपर की तरफ है ये, अच्छा। ई वेक्टर इधर की तरफ है, यानी कि टेल से टेल मिलाएंगे, टेल से हेड मिलाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हो गया, तो इसका रिजल्टेंट होगा ऐसे। तो हाँ, ये ठीक मिल रहा है, ये भी ऊपर ऐसे डायरेक्शन में, ये भी ऐसे डायरेक्शन में, तो ये सही है, ठीक है। इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन, चलो इसको भी चेक कर लेते हैं, बी प्लस ई। तो बी कहाँ है, वो है नीचे की तरफ, ये चेक कर रहे हैं। तो बी नीचे की तरफ है, और ई ऐसे है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं इजी क्वेश्चन से सॉल्व करता हूँ, नहीं, ये है इजी, ऐसे ही आते हैं, ये भी नहीं है, ठीक है। आपको लगता होगा कि मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वही इजी है, इसके सिवा जो भी है डिफ़िकल्ट है, ऐसा नहीं है, ऐसे ही आते हैं, इसमें कुछ भी है नहीं, आप देख सकते हो। बस उसमें डायरेक्शन से आपको मैच करानी है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बस आपको पढ़ा होना चाहिए। जब पढ़ा होगा तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। बस डर के हम छोड़ देते हैं टॉपिक्स को, ऐसे छोड़ते जाते हैं, बैकलॉग लगता जाता है। फिर ऐसे जैसे जैसे टाइम, रेगुलरली आप पढ़िए। देखिए, जो भी अभी नीट के टॉपर्स जो आए हैं उनके आपको वीडियोस देखे होंगे, तो आप देखिए वो बहुत एक ही लाइन में उसने मतलब बोल दिया है सब कुछ, कि डेली का डेली काम हम करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि छोड़ते जा रहे थे, डेली का डेली काम करते जा रहे थे, जिसकी वजह से बर्डन नहीं था, कोई नया काम नहीं, बस डेली का डेली जो काम है उसको कंप्लीट करते जा रहे थे, हमारा रिवाइज करते जा रहे थे, और बस होते जा रहा था, ठीक है। बहुत ज़्यादा माइंड में प्रेशर लेने की ज़रूरत ही नहीं है, हो जाएगा। बस डेली का डेली, टालना नहीं है, काम को टालते रहेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर क्या होता है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, जैसे ये कोई ए वेक्टर है, ठीक है, और मैंने जो बी वेक्टर ऐसे बनाया था इस तरीके से, तो पैरेलली मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ ऐसे, ठीक है, और ठीक है, इसको भी ऐसे यहाँ पे बना देता हूँ पैरेलली, इसका एक क्लोन बना देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, क्लोन बना सकते हैं। तो जो इसका, अब देखिए a प्लस बी क्या था, ये आर वेक्टर था, जिसको हम a प्लस बी बोलते थे, ठीक है। अब वो चीज़ ऐसे भी तो सही है, b प्लस ए है कि नहीं, b प्लस ए भी तो सही है, क्या प्रॉब्लम है भाई। b प्लस ए जो है वो अब ऐसे जा रहा है वेक्टर्स, ये b है और ये a है, तो b प्लस ए क्या आ जाएगा, b प्लस ए वेक्टर आएगा, जो कि वही रिजल्टेंट आएगा। तो बस वो एक तरीका से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर का ही एक मॉडिफिकेशन है पैरेललोग्राम लॉ जो है कोई नया लॉ नहीं है, वो ट्रायंगल लॉ ही वेक्टर है, बस उसको एक साइड को थोड़ा सा, दोनों साइड को कॉपी करके ऐसे बना देते हैं। तो थोड़ा इसको ऐसे भी पढ़ते भी हैं, देखिए कैसे, ऐसे तो ये तो ठीक लग रहा है, इसको ऐसे करते हैं कि क्या है कि ए वेक्टर कोई है इस तरीके से, और कोई बी वेक्टर, उसका टेल से टेल मैच करा दिया, ठीक है। तो बस उसका क्या करेंगे कि एक पैरेललो इमेजिन करेंगे, और उसका जो डायगोनल होगा वही इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। मतलब दो वेक्टर्स के बीच से वो जो इन दोनों का एक पैरेललोग्राम, इन दोनों को साइड मान करके एक पैरेललोग्राम बनाइए, और उसका एक डायगोनल जो होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगा, ठीक है। यही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, अब सुनिए, ये तो चीज़ बड़ी आसान सी चीज़ है, यहीं से आपका ये भी प्रूफ हो जाता है कि ये
कम्यूटेटिव लॉ है। कैसे, देखिए a प्लस बी जो है r के इक्वल है। आप देखो a प्लस बी जो है r के इक्वल है, तो क्या b प्लस a वो भी तो r के इक्वल होगा। प्रूफ हो गया कि ये भी क्या है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। ठीक है, जैसे कॉमन जो अलजेब्रा जो है, जो हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते हैं कि 4 + 3 = 8 है, तो 3 + 5 भी, मतलब ऐसे मैं ये कह रहा हूँ कि 3 + 5 जो है 8 है, तो वैसे ही 3 + 5 भी 8 होगा। बस इसी को कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। ठीक, इसको नोट करिए। अब देखिए पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर क्या होता है। देखिए पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर का मतलब यह है कि कई सारे वेक्टर्स हैं, मतलब 2 से अधिक वेक्टर्स हैं, 3, 4, 5, 6 कितने भी वेक्टर्स हो सकते हैं, तो उसको पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर से कैसे एडिशन करते हैं। तो देखिएगा, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ए वेक्टर है तो दूसरे वेक्टर को लाइए और पहले वेक्टर के हेड से उसका टेल जोड़ दीजिए इस तरीके से। ठीक है, ऐसे फिर तीसरे वाले का लाइए, टेल जोड़ दीजिए उससे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और फिर लास्ट वाले का जो है ऐसे, मतलब अभी यहाँ पे ये लास्ट है, और भी हो सकते हैं इसके आगे। ठीक है, ये डी वेक्टर। तो क्या होता है कि ये क्या होगा, अप्रूव कर रहे हैं हम पॉलीगॉन लॉ, ये क्या होगा, ये जो वेक्टर होगा a + b होगा ना। ठीक है, अब ये एक नया वेक्टर समझ लीजिए और एक ये नया वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट ये होगा। तो ये क्या होगा, ये कोई एक वेक्टर ये और एक वेक्टर, तो इन दोनों का सम का रिजल्टेंट ये वेक्टर होगा। तो ये हो जाएगा a + b + c वेक्टर। ठीक है, अब एक नया वेक्टर इसको सोचिए और एक नया वेक्टर इसको सोचिए, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा आपका r वेक्टर, इसको ऐसे लिख देते हैं, r वेक्टर a + b + c प्लस अब ये वाला डी वेक्टर। ठीक है, सिंपल, यही पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन है, अब वो करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो ये होता है। अच्छा अब सुनिए, ये तो ठीक है, ऐसे हो गया इसका पूरा नेट रिजल्टेंट। अब देखिए पहले वाले वेक्टर के टेल से लेकर के आखिरी वाले वेक्टर का हेड मैच करा दीजिए, तो वही उसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अगर इसी को वैसे ही ठीक पलट देते हैं, तो अभी ये नोट कर लीजिए। ठीक है, बताते हैं फिर। ठीक है, नोट कर लिए। तो अगर मैं इसी को पलट देता हूँ और कोई एक नया वेक्टर ई बोल देता हूँ, तो फिर क्या हो जाएगा ना, बस कुछ भी नहीं होना है, बस यहाँ पर एक प्लस, चलिए हटा देते हैं इसको, फिर बताते हैं कि a + b + c + d और प्लस ई वेक्टर मिलकर के 0 वेक्टर हो जाएगा। 0 वेक्टर, यहाँ पे ये वेक्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 वेक्टर मतलब सर्कल में आप घूम रहे हैं, यहाँ पे गए गए गए, फिर वहीं पर आके आप कोइंसाइड कर गए, तो लास्ट वाले वेक्टर का अगर हेड पहले वाले वेक्टर के टेल से कोइंसाइड कर रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा उसका पूरा रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये इसकी पूरी कहानी थी। ठीक है, तो बहुत बेसिक चीज़ें थी, अब इसमें कुछ नया नहीं है अभी बता देखो। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, आपको इस पे डिफरेंट डायरेक्शंस में आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, हो जाएगा। अच्छा, अब क्या होते हैं कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इसका एप्लीकेशन रियल लाइफ में कहाँ है। तो देखिए रियल लाइफ में भी इसका एप्लीकेशन आप देख सकते हो। ठीक है, अभी ये मैं हटाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि रियल लाइफ में वेक्टर का एप्लीकेशन कहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखिए वेक्टर का एप्लीकेशन हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा चिड़िया को उड़ते हुए। ठीक है, तो चिड़िया उड़ती है तो ऐसे पंख आपने देखा होगा, तो ऐसे करके इस तरीके से नीचे की तरफ ऐसे करके उड़ती है। ठीक है, तो देखिए इसका वेक्टर से कैसे इसका संबंध है, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा न्यूटन्स लॉ भी लगेगा इसमें। होता क्या है कि ये इस विंग से एक फोर्स जनरेट करती है F1 और इस विंग से भी एक फोर्स F2 जनरेट करती है, जो किसी एक कॉमन पॉइंट पे जा कर के कोइंसाइड करती है। ठीक है,
और जिस पॉइंट पे कोइंसाइड करती है वो एयर में ही कोइंसाइड करती है। तो एयर पे जब कोइंसाइड करती है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्ड से क्या होता है कि यहाँ पर एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस क्रिएट करता है। ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स R2 जनरेट होता है और यहाँ पर भी रिएक्शन फोर्स है, एक R1 जनरेट होता है। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, इसको हम -F2 बोल सकते हैं। ये जो वेक्टर है इसको -F2 बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको हम बोल सकते हैं -F1 वेक्टर। ठीक है, तो एक पॉइंट से तो फिर क्या होगा कि अब इन दोनों का रिजल्टेंट ले लीजिए। तो रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से एक दो वेक्टर्स ऐसे हैं तो इसका एक रिजल्टेंट ऐसे आएगा और जो इसके स्टमक पे लगता है और जिसकी वजह से ऐसे जब ये उड़ता है तो स्टमक पे लगता है तो वो पूरा बैलेंस होकर के आगे की तरफ मूव कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे स्टमक पे तो उसका पूरा वेट जो है पूरा बैलेंस होता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो mg जो है इससे बैलेंस होकर के ऐसे की तरफ आगे की तरफ उड़ती जाती है, जिससे नीचे नहीं गिरती। ठीक है, ये एक वैसे ये न्यूटन्स थर्ड लॉ का भी एप्लीकेशन आप कह सकते हो। ठीक है, वैसे ही आपने गुलेल देखा होगा। ठीक है, अब जब छोटे होते हैं तो जैसे ऐसे खींच करके मारा करते हैं। ठीक है, तो जो गुलेल होता है वो भी इसी तरीके से काम करता है। यहाँ पे हमने खींचा तो मान लीजिए कुछ F1 फोर्स से खींचा और इसको भी मैंने F1 फोर्स से F2 फोर्स से खींचा, कुछ अलग अलग फोर्सेस होंगे। ठीक है, और जहाँ पे कोइंसाइड करता है जो मतलब कोने पे, ठीक है, यहाँ पे तो क्या होता है कि इस तरीके से यहाँ पे F1 का एक -F1 का फोर्स जनरेट होता है और ठीक वैसे ही यहाँ पे F2 फोर्स जनरेट होता है -F2 का। तो इन दोनों का रिजल्टेंट उस जो स्टोन है उस पर लगेगा और स्टोन जो है बहुत हाई वेलोसिटी से क्या होता है चला जाता है। ठीक है, हाई वेलोसिटी से यहाँ पे चला जाता है जो रिजल्टेंट फोर्स होगा। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है बेसिकली न्यूटन्स थर्ड लॉ और वेक्टर का एडिशन। ठीक है, तो ये था इसका थियरी वाला पार्ट। ठीक है, अब इसके थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप नोट ना कीजिए ऐसे, मतलब ये सब चीज़ें नोट करने वाली थोड़ी है। तो आपके बस होता है क्या कि फ़िज़िक्स का फील चाहिए, मुझे फ़िज़िक्स का फील चाहिए, मुझे समझ में नहीं आता, फिजिक्स दिखती नहीं है, तो इस वजह से बता दिया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपको ये क्वेश्चंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। फिर के मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये सर्कल है, सर्कल में एक कार मूव कर रही है, 20 मीटर पर सेकेंड से कांस्टेंट स्पीड से, वो ये बोल रहा है। तो स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वो चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहे हैं A से C, और फिर दूसरा उसी का दूसरा पार्ट है A से B। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहे हैं। तो पहले तो ये दिमाग में रखिए कि यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है, और कैसे चेंज हो रही है कि इसमें दिया हुआ है कि आपका सर्कल पाथ है। तो सर्कल पाथ है तो डायरेक्शंस तो चेंज होगी ना, तो डायरेक्शंस चेंज हो रही है तो वेक्टर चेंज हो रहा है। और कौन सा वेक्टर? वेलोसिटी वेक्टर। स्पीड कांस्टेंट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, कोई भी वेक्टर है ना तो वो स्केलर और वेक्टर से मिलकर के बना होगा। ठीक है, ये क्रॉस नहीं, वेक्टर और स्केलर से मिलकर के बना होगा। ठीक है, तो ये वाला जो होगा मैग्नीट्यूड का पार्ट है और ये जो होगा आपका डायरेक्शन वाला पार्ट है। ठीक है, तो आप ये समझो कि ये स्पीड है और ये उसको डायरेक्शंस दे रहा है, तो मिल करके ये क्या हो गया? वेक्टर, अरे वेलोसिटी। ठीक है, वेक्टर तो होगा ही, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी है। तो अब ये समझिए कि वेलोसिटी चेंज तब होगा जब स्पीड चेंज हो और डायरेक्शन भी चेंज हो, दोनों में से एक भी चेंज होगा या फिर दोनों चेंज हो तो वेलोसिटी आपकी चेंज होनी ही होनी है। अगर मान लीजिए कि अगर स्पीड को कांस्टेंट रखें, जैसे इस केस में है, तो स्पीड अगर कांस्टेंट है
और डायरेक्शंस चेंज हो रहा है क्योंकि हमें कभी यहाँ कभी ऐसे कभी ऐसे, हर पॉइंट पे सर्कल में यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी डायरेक्शंस चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शंस चेंज हो रहा है तो इसी दोनों से तो मिल करके बना हुआ, तो ये चेंज हो रहा है तो ये तो चेंज होगा ही ना, ठीक है। तो ये चेंज हो रहा है तो ये चेंज होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं डायरेक्शंस, मैं थोड़ा सा एडिशनल इसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ, तो अगर डायरेक्शन कांस्टेंट है और उसकी इस मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तब पर भी चेंज होगा। और ऐसा कब होगा? जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जल्दी ये वो भी आ रहा है। जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तो उस केस में क्या होगा कि वेलोसिटी जो होगी, स्ट्रेट लाइन जब मोशन करेगा तो उसमें डायरेक्शन उसका कांस्टेंट होगा, लेकिन उसकी स्पीड क्या होगी? चेंज हो रही होगी। हम उसकी स्पीड चेंज कर रहे हैं तो तब पर भी वेक्टर चेंज होगा क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब पर भी वेलोसिटी चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा तब पर भी चेंज होगा, दोनों चेंज हो रहे हैं तब तो होना ही होना है, ठीक है। और ये कांस्टेंट तब होगा जब ये दोनों कांस्टेंट हो, और दोनों कांस्टेंट तब होंगे जब स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हो, तो उसमें डायरेक्शन हमने कांस्टेंट कर दिया और साथ में उसकी स्पीड भी कांस्टेंट कर दी। अब मैंने बोला कि वो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है पूरे टाइम, तो वहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि उसकी मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड भी कांस्टेंट कर दी, और स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो गई, तो वेक्टर वेलोसिटी वहाँ पे क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने की पॉसिबिलिटी स्ट्रेट लाइन में है, सर्कल में कभी नहीं होगा, या फिर किसी कर्व में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये तो कंफर्म है। तो ए से सी मुझे चाहिए, तो जब भी वेलोसिटी, जब भी वेक्टर का क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्शन प्लस माइनस मान लेना है। ये चीज़ आपको मोमेंटम में भी बड़ा काम आएगी, ठीक है। वे मोमेंटम हुआ चाहे कुछ भी, मोमेंटम में तो बिल्कुल आपको मस्ट है कि चेंज इन मोमेंटम जब निकालना होता है तो वहाँ पे डायरेक्शंस की काफ़ी गलती होती है। तो मैं आपको अभी से यहीं से सतर्क कर रहा हूँ कि जब मोमेंटम हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे वेलोसिटी आपको जो है वहाँ पे आपको डायरेक्शंस बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं कि उधर की तरफ पॉजिटिव है, इधर की तरफ निगेटिव है, हमने मान लिया, हमने माना है, ठीक है। हमारी आदत होती है कि राइट साइड जो है पॉजिटिव और लेफ्ट साइड जो है निगेटिव, ठीक है। तो चलिए अब निकालते हैं चेंज इन वेलोसिटी। देखिए, क्वेश्चन करने से पहले मैं एक्सप्लेन उसकी पूरी सिचुएशन को क्यों करता हूँ, और ये कुछ ही लेक्चर्स तक होगा। जब कुछ 1 से 2 लेक्चर्स आपका ख़त्म हो जाएगा ना, मतलब 1 से 2 चैप्टर्स जहाँ ख़त्म हुआ, 2 से 3 चैप्टर्स, फिर आप पूरी तरीके से इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। आपके पास धीरे धीरे कॉन्सेप्ट और सारी चीज़ें आपको दिमाग में इकट्ठा होती जा रही है। फिर आप क्या होगा कि क्वेश्चन आते ही आप तुरंत ही करने लगोगे, उसकी सिचुएशन समझने लगोगे, क्योंकि आप धीरे धीरे समझना शुरू कर दिए हो, ठीक है। तो अब ये आया कि वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ए से बी तक, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल कितना है? सी मुझे निकालना है ना, सी का चेंज इन वेलोसिटी ए टू सी, तो फाइनल कितना है? सी और माइनस इनिशियल, ठीक है, ये हुआ। तो चलिए अब हमने उधर की चीज़ों को क्या है? निगेटिव माना है, और ये चीज़ क्या है? निगेटिव, इधर की तरफ क्या है? निगेटिव, सॉरी, इधर की तरफ निगेटिव, उधर की तरफ पॉजिटिव। तो आप ये बताइए, ध्यान से सुनिएगा, इन सभी का वेक्टर मतलब जो है कांस्टेंट होगा ना, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि इनका सभी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा ना, वेक्टर कांस्टेंट नहीं होगा, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो चलिए, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा तो इसको मैंने ये माइनस वी वेक्टर इधर की तरफ मैंने बोल दिया, माइनस वी वेक्टर इधर की तरफ बोल दिया। क्यों? क्योंकि इधर की तरफ है ना, तो माइनस लगाएंगे हम। फिर यहाँ पे माइनस ऑलरेडी ये लगा हुआ है फॉर्मूले में, और फिर वी एक उधर की तरफ है तो वो पॉजिटिव वी ये लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -2v, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा -2, और ये जो है इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी? 20, तो -40 मीटर पर सेकेंड, और ये निगेटिव बता रहा है कि ये -x डायरेक्शन में है, बस सिंपल बात, और कुछ नहीं। चेंज इन वेलोसिटी जो है -x डायरेक्शन में है, निगेटिव ये बता रहा है, ठीक है। इतनी बात सही है? अच्छा, अब सुनिए, ये तो चीज़ हो गई, ये तो सॉल्व हो गया। अब मुझे निकालना है बी वाला पार्ट, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं, ठीक है, नोट करना है नोट कर लीजिए।
पे रोकिए, नोट कर लिए, ठीक है। अब रफ करते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट जब भी हम निकालेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी निकालना है मुझे। तो लिखेंगे वी बी माइनस वी ए, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब इस केस में देखिए कि आपका वी बी इधर की तरफ है, आपको क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा देखिएगा ध्यान से, वी बी वेक्टर प्लस माइनस बी ए वेक्टर, क्यों नहीं लिख सकते हैं? बस ये निगेटिव वेक्टर हो गया, बस इतनी सी बात है। तो अब देखिएगा ये क्या है, वी बी इस तरीके से नीचे की तरफ है ना वी बी। अब यहाँ पे प्लस माइनस वी ए वेक्टर, यानी कि वी ए वेक्टर तो उधर है, यानी कि वी ए वेक्टर इधर है, पर मुझे माइनस चाहिए, तो माइनस लगाएंगे तो वो वेक्टर पलट जाएगा, तो वेक्टर ऐसे आ जाएगा, ठीक है, माइनस वी ए वेक्टर। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ये आएगा, डेल्टा वी ए बी, ये आएगा, ठीक है। ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट यही तो है, तो ये आएगा, ठीक है। आप मुझे ये सोच करके बताइए, क्या जो मैंने ये बनाया है, जैसे ये ऐसे बनाया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है? बिल्कुल ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो 90 डिग्री पे बन रहा है ना। तो ये जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 20 है, इसका भी 20 है, तो इसका मैं निकाल सकता हूँ मैग्नीट्यूड। तो चलिए निकाल भी लेते हैं, अगर निकालेंगे तो डेल्टा वी ए बी अगर निकालेंगे तो वो आएगा रूट में इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी कि 400 प्लस 400 यानी कि 800, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड मैं निकाल रहा हूँ, इस वेक्टर की डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे। तो डेल्टा वी ए बी, ठीक है, वो आ जाएगा 2 बाहर आएगा, फिर 10 और ये अंदर की तरफ, ठीक है। ये बात समझ आई आप, ठीक है भाई, उसको मैंने तोड़ दिया, ये 3 बार 2 होगा ना, यहाँ पे 2, तो 1 2 मैंने बाहर निकाल लिया, ये 10 निकाल दिया और 1 2 अंदर रह जाएगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब चलिए ये आ गया, ये आ गया। अब मुझे ये वेक्टर चाहिए, कैसे निकालेंगे? अब मेरी ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये चीज़ ऐसे है और ये ऐसे है, उसका स्केलर वाला पार्ट तो मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शंस चाहिए मुझे, वो कैसे निकलेगा? हमने ये जो चीज़ तो निकाल ली, अब खुद ही बताइए, डायरेक्शंस के लिए 10 अल्फ़ा हमने लिया, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, इसकी डायरेक्शंस जो है 10 अल्फ़ा मैंने यहाँ पे लिया, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होगा, अरे परपेंडिकुलर अपन बेस, तो वो भी 20 है और ये भी 20 है, तो दोनों कट करके 1 आ जाएगा। और 10 अल्फ़ा जब भी जो है 1 होता है तो इसकी वैल्यू होती है अल्फ़ा की 45, और बेसिकली ये भी 45 है और ये भी 45 है, और ये होना भी चाहिए क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये राइट एंगल है, तो ये दोनों इक्वल है, तो इन दोनों भी तो इक्वल होंगे, तो ये भी 45, ये भी 45, ठीक है। तो ये 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है थ्रू द एक्स एक्सिस, और जिसका मैग्नीट्यूड है इतना, ठीक है। इसका सॉल्यूशन है वह, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चंस को करने का सबसे मतलब बेस्ट मेथड जो है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आई जे कैप से ही ज़्यादा अच्छा रहता है। आई लिया और जे लिया और फिर उससे रख करके तुरंत एक लाइन में सॉल्व होगा, इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो वो बस अब आ ही रहा है, वो जब हम आई जे कैप लाएंगे तो वेक्टर और भी आसान हो जाएगा। फिर डायरेक्शंस हम बिल्कुल अभी डायरेक्शंस निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यूनिट वेक्टर आई जे कैप के फॉर्म में आसानी से क्वेश्चन वही से आते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है। बहुत आसान तरीके से वेक्टर के क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। पहले तो इतना आप नोट करिए, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ABC एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। उसमें AC और BD जो है एक डायगोनल्स है,
ठीक है। ए सी ये डायगोनल है और बी डी एक डायगोनल है, आर द डायगोनल्स। प्रूफ करना है कि ए सी और बी डी ये 2BC के इक्वल है, ठीक है, 2BC के इक्वल है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए बहुत आसान सी बात है, देखिए कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिएगा आपको, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये पूरा जो हिस्सा है यहाँ पे, ये एक ट्रायंगल में देखिएगा, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि AB BC और AC जो है उसका रिजल्टेंट है, मतलब ये वेक्टर गया और इस वेक्टर, तो ये क्या होगा, उसका रिजल्टेंट ही तो होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि AB प्लस BC इक्वल टू AC वेक्टर, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन बनी मेरी, ठीक है। अब वैसे ही ठीक वैसे ही BC प्लस DC इक्वल टू DB वेक्टर। तो मैं कह सकता हूँ कि BD जो है यहाँ पे, BD वेक्टर जो होगा वो होगा BC प्लस CD, ठीक है। आप एक चीज़ देखिए, मतलब मैं आपको थोड़ा सा ऐसे विजुलाइज कराना चाहता हूँ कि आप खुद से देखो कि इसमें AC जो डायगोनल्स है ये एक रिजल्टेंट है, तो इसमें बस B इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें B इंट्रोड्यूस किया, तो A B और B और C, मतलब ये आपको पोजीशन वेक्टर में मतलब सामने मतलब काफ़ी काम आएगी। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी के लिए रहने देता हूँ, ठीक है। पर ये देखो कि इसमें C इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें B इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो बस क्या मैं AC की जगह पे ये पूरी चीज़ लिख सकता हूँ और BD की जगह पे ये पूरी चीज़ लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने बस ये हिस्सा लिया है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ AB प्लस BC फिर प्लस, तो ये पूरा हो गया AC हमारा, AC वेक्टर, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा मेरा BC प्लस CD, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरा BD वेक्टर, ठीक है, ओके। अब ये देखिएगा यहाँ पे ये जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, LHS मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ये सोचो कि अब ये क्या हो जाएगा पूरा AB। तो अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे दिख रही है आपको थोड़ा सा, जो अच्छा ये पैरेललोग्राम है ना, तो ये पैरेललोग्राम है, तो ये जो साइड्स हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो लेकिन यहाँ पे AB इक्वल टू DC वेक्टर को माइनस लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये वेक्टर ऐसे है और ये वेक्टर ऐसे, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या है, इक्वल है, बस ये निगेटिव वेक्टर है एक दूसरे का। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, एक वेक्टर ऐसे है तो दूसरा वेक्टर ऐसे है ना, समझ रहे हैं। ये A वेक्टर है तो दूसरा क्या होगा, माइनस A वेक्टर, ठीक है। बस वही चीज़ लिखी है, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर, तो AB की जगह पे मैं माइनस कुछ गड़बड़ हो रही है कि AB है, सही है ना, AB और यहाँ पे DC, तो DC वेक्टर तो लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, यहाँ पे CD वेक्टर लिखना चाहिए मुझे, CD वेक्टर, हाँ अब सही होगा, माइनस CD वेक्टर, ठीक। अच्छा मैंने क्यों ऐसा लिखा आपको समझ आया क्या, ये AB वेक्टर है ना, तो AB वेक्टर इक्वल टू, अरे ये CD वेक्टर है ना, मैंने DC वेक्टर कैसे लिख दिया, वो तो पैरेलल हो जाएगा उसके। रुकिए थोड़ा सा, अगर मैं DC वेक्टर ऐसे लिखता, ऐसे DC वेक्टर, तो ये तो इसके पैरेलल है, नेगेटिव वेक्टर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये DC वेक्टर इधर की तरफ है, तो अगर मैं DC वेक्टर में माइनस करूँगा तो जा करके इसके इक्वल होगा, ठीक है। इस वजह से करेक्शन मैंने किया, ठीक है, समझ आ रहा है, बस इस वजह से। तो अब सही है, तो मैंने AB की जगह पे माइनस CD लिखा, ठीक है। AB की जगह पे मैंने माइनस CD लिखा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस 2BC, ठीक है, प्लस CD,
ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आ जाएगा मेरे पास 2BC वेक्टर। ठीक है, नोट कर लीजिए, प्रूफ हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS, राइट। ठीक है, हो गया। चलो अभी देखिए ज्योमेट्रिकल ये भी क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ABC मतलब एक 5 साइड से घिरा हुआ है एक पेंटागन है, मतलब इसको मतलब पेंटागन ही बोलते हैं, 5 साइड से, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको ये प्रूफ करना है कि ABBC प्लस CD मतलब इसके साइड्स के जो एरो है इस तरीके से दिखाए गए हैं, सभी के सम्स जो है जीरो होंगे, और होगा भी, क्योंकि ऐसे प्लस ये सभी मिल करके 0 ही आएंगे, क्योंकि सबका ये जो रिजल्टेंट ऐसे होता लेकिन लास्ट में आकर के ये इधर की तरफ हो गया तो 0 होगा ही, पर हमको प्रूफ करना है कि ये होगा कैसे। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। यहाँ पे एक ट्रायंगल इमेजिन करिए ऐसे, तो ABBC की जगह हम AC लिख सकते हैं। ठीक है, AB और BC की जगह AC लिख सकते हैं, मतलब ABBC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AC। ठीक है, फिर बाकी सब ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अभी मतलब ये चलिए हटा देते हैं, अभी तो प्रूफ करना है इसको ना, तो LHS मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इतने हिस्से को आप देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे AC और CD वेक्टर का रिजल्टेंट ये होगा, ये वेक्टर होगा, तो AD लिख सकते हैं इसको, AD। आप ये देखो कि जो बीच में है ना उसका लास्ट वाला ऐसे, मतलब अगर वो बनाने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑब्जर्व कर लोगे तो आप जो बीच में लगा हुआ है अगर इसका रिजल्टेंट लिखना है ना तो आप उसका लास्ट वाला ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, ठीक है, ये फिर यहाँ पर भी आप देखो तो ये D बीच में इंट्रोड्यूस है, तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे होंगे, वेक्टर का वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहे होंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहे होंगे, तो यहाँ पर ये AE हो जाएगा। आप देखो वहाँ पे आप देख भी सकते हो, मैं दिखा भी देता हूँ, अभी रुक जाइए, ऐसे होगा। तो आप ये देखो ना, ये क्या है, AD और ये EC, तो ये क्या होगा, उसका रिजल्टेंट होगा ना। ठीक है, ये एक वेक्टर ऐसे किया तो उसका जो ये जो है रिजल्टेंट वेक्टर है AC, तो AC रिजल्टेंट और AE रिजल्टेंट वेक्टर है, ना कि EA। मतलब अगर मैं ये कहूँ, थोड़ा सा अलग बना के दिखाता हूँ, इसका रिजल्टेंट जो होगा ये होगा, ये वेक्टर होगा, ये वेक्टर होगा। ठीक है, ये ऐसे गया तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, AE। लेकिन मैं इसको, ये इधर की तरफ है तो इसको मैं लिख सकता हूँ, मतलब ये तो रिजल्टेंट मैंने लिख लिया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -EA। ठीक है भाई, इसको मैं AC को मैंने -EA लिख दिया। ठीक है, तो वो उसका ये चेंज हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर, सिंपल। ठीक है, नल वेक्टर प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आज थोड़ी सी मतलब इतना ही है। ठीक है, और अब जो है मेन हमारा टॉपिक होगा एडिशन ऑफ ए वेक्टर एनालिटिकल फॉर्म में। ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। ठीक है, ये तो थोड़ा बेसिक्स था मतलब। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा सम ऑफ वेक्टर बट एनालिटिकल फॉर्म, मतलब मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा उसका, वो चीज़ आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसको नोट कर लीजिए।